हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोगों ने पहला चैप्टर उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ लिया। उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ लिया। उत्तरवर्ती मुगल शासक का समय था 1760 से लेके 1857 तक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश और पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ा, फिर डच कंपनी के बारे में पढ़ा, फिर ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़ा, और फिर डेंस कंपनी के बारे में पढ़ा, और फिर फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ा, और अंतिम में पुर्तगाली भी आउट हो गए। 1623 में स्वाली का युद्ध हुआ, और सब कहानी पहले बता चुका हूँ। 1961 में पुर्तगाली जो है गोवा तक ही सीमित रह गए। 1961 तक पुर्तगाली गोवा में बने रहे। फिर डच तो यहाँ से फाइनली चले ही गए। 1805 में ब्रिटिश और डच में एक समझौता हुआ, और समझौता के अनुसार जो ब्रिटिश भारत में जो क्षेत्र था वह डच जैसे चीन सुरुआ हुआ, ये सब जो है दे दिया। मलक्का जो है डच ने दे दिया ब्रिटिश को, और सुमात्रा ब्रिटिश ने डच को दे दिया। डेंस जो है 1845 में अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज़ों को बेचकर यहाँ से चले गए। फिर बचे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद जो है ये भी जो है पांडिचेरी तक ही सीमित रह गए। कहने का अर्थ कि अंतिम में ब्रिटिश कंपनी जो है वह भारत की एकमात्र कंपनी बची, और वह पूरे भारत को अब जो है जीतेगा। लेकिन जीतने से पहले जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो कुछ राज्यों का उदय हुआ, नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ, और इसी राज्यों को हराकर ब्रिटिश ने भारत पर एक छत्र शासन स्थापित किया। यही कहानी अब शुरू होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नवीन स्वायत्त राज्य, जो हम लोग का टॉपिक है आज। हम लोग का टॉपिक है नवीन स्वायत्त राज्य। ये सारे राज्य जो है 18वीं शताब्दी के राज्य हैं। कब के राज्य हैं? 18वीं सदी के। 18वीं सदी का अर्थ हुआ 1700 ईस्वी से शुरू होती है इनका कहानी। देखिए, नवीन स्वायत्त राज्य का उदय मुगल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, मुगल साम्राज्य का पतन की कहानी औरंगजेब से ही शुरू हो जाती है। कब से शुरू होती है? औरंगजेब से ही शुरू हो जाती है। औरंगजेब की जो कुछ नीतियां थी उसका विरोध होना शुरू हो गया, और जब 1707 में औरंगजेब मरा, फिर भी औरंगजेब की नीतियां काफ़ी मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। फिर भी 1707 तक आप कह सकते हैं कि मुगल खजाना में 13 करोड़ रुपया था। 13 करोड़ रुपया था, और मुगल जो सेना थी वो काफ़ी ताकतवर थी। मुगल सेना काफ़ी ताकतवर थी, विशेषकर तोपखाना, मुगल तोपखाना काफ़ी प्रसिद्ध था। और 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तो वो करनाल से दिल्ली आने का हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में वह, मैं बताऊंगा कि क्यों आया। लेकिन यही समझिए कि नादिर शाह की भी हिम्मत दिल्ली आने का नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुगल सेना और तोपखाना का भय उसके मन में भी था। मुगल साम्राज्य के पतन पर बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ, जैसे हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, सिख राज्य का अर्थ हुआ पंजाब, मराठा, रोहिलाखंड, फर्रुखाबाद, अफगान, ये सब राज्यों का, फर्रुखाबाद ही लिखिए, अफगान राज्यों का उदय हुआ। मतलब हैदराबाद राज्य का उदय हुआ मुगल साम्राज्य के पतन पर, अवध का उदय हुआ, कर्नाटक का उदय हुआ, सिख का उदय हुआ, मराठा का उदय हुआ, रोहिलाखंड का उदय हुआ, बंगाल का उदय हुआ, जो इम्पोर्टेंट राज्य है।
इन्हीं सब राज्यों को हराकर पराजित करके अंग्रेज ने भारत पर शासन स्थापित किया। ठीक, लेकिन इन सब राज्यों का जो नेचर है वह अलग अलग है। कुछ जो है मुगल साम्राज्य का कमजोरी का फायदा उठाकर और जो उसके प्रांतीय गवर्नर थे, उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। जैसे बंगाल हुआ, हैदराबाद हुआ, अवध हुआ, ये सब जो थे, मुगल साम्राज्य जब कमज़ोर पड़ रहा था तो उसका फायदा उठाकर ये मुगल के गवर्नर ही थे और काफ़ी विश्वासपात्र गवर्नर थे ये लोग मुगल के, कहीं ना कहीं, चाहे बंगाल का मुर्शिद कुली खां हो या हैदराबाद का चिनक्रीज खां हो या अवध का शहादत खां हो, ये सब मुगल राज्य के प्रति काफ़ी निष्ठावान थे। लेकिन जैसे ही मुगल राज्य कमज़ोर पड़ा, उसके बाद इन राज्यों ने भी अपनी स्वतंत्रता, इन मुगल गवर्नर ने भी अपनी प्रांत में स्वतंत्रता घोषित कर दी। जैसे हैदराबाद तो इतना इम्पोर्टेंट था कि 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपना वजीर बनाया था और 1724 AD में इसने मुगल साम्राज्य की नौकरी को छोड़कर हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। और चिनक्रीज खां के जो पलायन हुआ 1724 में मुगल कोर्ट से हैदराबाद की ओर, वो कहा जाता है कि अंतिम रूप से सद्गुणों का पलायन था। मतलब अब जो है मुगल साम्राज्य को कोई नहीं बचा सकता था। तो ये सब है। तो कहने का अर्थ कि बंगाल, हैदराबाद, अवध जो है ये उत्तराधिकारी राज थे, मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज थे। कहीं ना कहीं ये मुगल गवर्नर ही थे और मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर प्रांतों में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। लेकिन कुछ मुगल साम्राज्य के नीति का विरोध कर रहे थे। उस नीति के विरोध में सिख राज हुआ, मराठा राज हुआ, अफगान राज हुआ, ये सब कहीं ना कहीं विरोध में आए थे। जाट राज हुआ, ये लोग काफ़ी विरोध करते थे इनका। तो ये विरोधी के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि मुगल समाज की नीतियों के खिलाफ इन राज्यों का उदय हुआ। और फिर ब्रिटिश ने इसको कैसे जीता ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां मुगल साम्राज्य का प्रभाव तो था लेकिन वो नाम मात्र का था, जैसे दक्षिणी पूर्वी हिस्सा भारत का, या दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, या आपका उत्तरी पूर्वी हिस्सा। ये सब जगह पर जो है मुगल साम्राज्य का प्रभाव लगभग नहीं के बराबर था। और था भी तो बस ये था कि एक औपचारिकता थी। आज हम इसी 18वीं शताब्दी के जो नवीन स्वायत्त राज्य हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले केरल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? केरल की चर्चा करेंगे। केरल राज्य, देखिए 18वीं शताब्दी का नवीन हमारा चैप्टर है 18वीं शताब्दी। तो जो भी घटना होगा वह 1700 से लेकर 1800 के बीच का घटना होगा। 18वीं शताब्दी बोलने का साफ साफ अर्थ यही है कि 1700 से लेकर 1800 के बीच की घटना। तो केरल में अगर 1700 ईस्वी का आसपास का देखिएगा तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सामंत लोग थे और बहुत सारे राजा थे और आपस में ये लोग लड़ते रहते थे। लेकिन इनमें 4 जो राजा थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, 4 राज्य या राजा काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। कौन कौन थे? कोच्चिन, त्रावणकोर, चिरक्कल और कालीकट। ये 4 इंपॉर्टेंट थे। कालीकट का जमोरिन तो आप लोग जानते ही होंगे, कालीकट के शासक को जमोरिन कहा जाता था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वहाँ पर राज्य थे। 1700 के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में जो केरल है वहाँ पर बहुत सारे सामंत थे, राजा थे। लेकिन 4 जो राज्य थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे: कोचिन, त्रावणकोर, चिरक्कल और कालीकट। इसमें त्रावणकोर का जो राज्य था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य था। त्रावणकोर का राज्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य था। त्रावणकोर की जो राजधानी थी वो त्रिवेंद्रम था। याद रखिएगा, इस राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम था। और यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा हुआ राजा मार्तंड वर्मा। कौन सा राजा हुआ? राजा मार्तंड वर्मा। राजा मार्तंड वर्मा आप कह सकते हैं कि काफ़ी विलक्षण व्यक्ति था, दूरदर्शी व्यक्ति था, सैनिक गुणों से, प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति था। इसमें बहुत सारी विशेषताएं थीं और इसने जो है सिंचाई का व्यवस्था किया, सिंचाई के लिए नहर खुदवाया, संचार के लिए सड़क बनवाया, यूरोपीय ढंग से सेना का गठन किया। यूरोपीय ढंग से
इसने सेना का गठन किया और आधुनिक शस्त्रागार भी अपने राज्य में स्थापित किया। इस सब से क्या हुआ कि इसका राज्य जो है काफ़ी तेज़ी से फैल गया, राजा मार्तंड वर्मा का। और कह सकते हैं कि कोचीन से लेके रामेश्वरम तक इसका राज फैल गया। इसने इलियालम को जीता, राजा मार्तंड वर्मा ने इलियालम को जीता, क्विलोन को जीता और 1729 में डचों को पराजित किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो डच थे उसको 1729 में डच को पराजित कर दिया राजा मार्तंड वर्मा। इतना ये अच्छा शासक था। कहने का अर्थ कि अगर 1763 से देखिएगा तो यहाँ पर सिर्फ 3 राज्य बचे थे, कोचीन का राज्य, त्रावणकोर का राज्य और कालीकट का राज्य। चिरक्कल समाप्त हो गया। तीनों राज्य तीनों राज्यों ने केरल के सभी सामंतों को धीमे धीमे अपदस्थ कर दिया या छोटे छोटे राजाओं को अपने में आत्मसात कर लिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1766 में जब हैदर अली जब आक्रमण करता है तो वह कालीकट के साथ जमोरिन को पराजित करता है और कोचीन तक इसका हैदर अली, मैं बताऊंगा हैदर अली कौन है, अब मैसूर का शासक है, मैं पढ़ाऊंगा मैसूर पढ़ाते समय। अभी इतना ही समझिए कि मैसूर का जो हैदर अली शासक है वह जो है अपना राज्य का विस्तार जो है बाद में मार्तंड वर्मा के समय के बाद वह विस्तार कर लेता है और पहुंच जाता है कोचीन तक और जमोरिन वगैरह को भी पराजित कर देता है। राजा मार्तंड वर्मा का जो है एक इम्पोर्टेंट उत्तराधिकारी है राजा राम वर्मा। राजा राम वर्मा काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। राजा राम वर्मा काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यह अंग्रेजी में धारा प्रभाव बोल सकता था। इम्पोर्टेंट बात कि राजा राम वर्मा अंग्रेजी में धारा प्रभाव बोल सकता था। वह विदेशी जो नॉलेज था, विदेशी घटनाओं के प्रति काफ़ी जागरूक रहता था। वो प्रतिदिन कलकत्ता से, मद्रास से और लंदन से न्यूज़पेपर मंगा के पढ़ता था। राजा राम वर्मा जो था वह एक उत्तम राजनेता भी था, अभिनेता भी था, संगीतज्ञ भी था। याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में कि राजा राम वर्मा जो है उत्तम अभिनेता भी था, संगीतज्ञ भी था, राजनेता भी था, है ना। और राजा राम वर्मा के समय में केरल में मलयालम साहित्य का, चाहे आप कह सकते हैं कि इन सामंतों ने, राजाओं ने, और ये जो राज्य है कोचीन, त्रावणकोर, चिरक्कल और कालीकट के जो राजा थे, इन लोगों ने मलयालम साहित्य का काफ़ी पोषण दिया। और इस समय जो मलयालम साहित्य का पुनर्जागरण का काल कहलाता है। ये समय जो है राजा राम वर्मा या मार्तंड वर्मा का जो समय है वो मलयालम साहित्य का पुनर्जागरण का काल कहलाता है। इस समय त्रिवेंद्रम जो है, जो राजधानी थी, वो संस्कृत विद्या का अध्ययन का एक इम्पोर्टेंट केंद्र बन गया था। संस्कृत का इम्पोर्टेंट विद्या का केंद्र बन गया था। तो यही है केरल राज्य के बारे में जानकारी। 1766 में जो है केरल पर अधिकार मैसूर के शासक हैदर अली का हो जाता है। लेकिन फाइनली जो है आप कह सकते हैं कि केरल या कोच्चि 1814 में अंग्रेज जीत लेते हैं। अंग्रेज जीत लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्लियर? केरल राज्य से यही इतना ही के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब केरल के बाद हम लोग पढ़ते हैं अफगान राज, या इसको पठानी राज भी कहते हैं, या इसको अफगानी राज भी, अफगानी लिखी दिया है। ये जो था इनका क्षेत्र था फर्रुखाबाद। कहाँ किए थे शासन? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में मोहम्मद खां बंगस। कौन किए थे? मोहम्मद खां बंगस। ये अफगान थे और पठानी राज का फर्रुखाबाद में स्थापना किए। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। आप कह सकते हैं अलीगढ़ से लेके कानपुर का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और ये लोग अपना राज्य स्थापित करने में इसलिए सफल हो गए कि मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो रहा था। विशेषकर फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह था वहाँ से लेके और मोहम्मद शाह रंगीला के समय
इन लोगों ने अफगानी राज या बंगस राज का स्थापना किया। अफगानी राज भी कहते हैं, पठानी राज भी कहते हैं, बंगस राज भी कहते हैं। और ये जब मुगल शासक फर्रुखसियर का जो समय आया और फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला जब शासक हुए तो ये लोग काफ़ी कमज़ोर शासक हुए। और इसी समय मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखाबाद में एक अफगानी राज या पठानी राज या बंगस राजवंश का स्थापना किया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फर्रुखाबाद अलीगढ़ और कानपुर के बीच का क्षेत्र है। उसके बाद रोहिला खंड। रोहिला खंड का जो शासन बना वो बना आपको नादिर शाह का जब आक्रमण 1739 पे दिल्ली में हुआ तो अली मोहम्मद खां करके एक व्यक्ति थे, अली मोहम्मद खां। उन्होंने बरेली में इनको एक छोटा सा जागीर मिला और धीमे धीमे करते हुए अली मोहम्मद खां और वीर दाऊद करके दो व्यक्ति थे, लेकिन संस्थापक जो है अली मोहम्मद खां ही थे। अली मोहम्मद खां ने रोहिला खंड राज्य का स्थापना किया बरेली में और फिर जो है ये अपनी राजधानी आंवला में ले गए। बरेली के पास ही आंवला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहीं इनकी राजधानी थी। और फिर फाइनली इनकी राजधानी रामपुर ले गए। रामपुर के ही उत्तर प्रदेश में सपा विधायक आजम खान वहाँ से खड़े होते हैं। जयप्रदा का भी जो है वो कभी एमपी वहीं से खड़ी होती थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहाँ बहुत ही काबिल तारीफ जीत हासिल किया। खैर ये सब राजनीति की बात है, वो मेरा चर्चा का विषय नहीं है। मेरे चर्चा का विषय यही है कि रोहिला खंड जो बरेली का क्षेत्र है, रामपुर का क्षेत्र है, वहीं अली मोहम्मद खान ने वीर दाऊद के साथ मिलकर जो है बरेली में जो है रोहिला खंड राज्य का स्थापना किया। यह आंवला इसकी राजधानी थी, पहली राजधानी। फिर वो रामपुर चला गया। रोहिला खंड का क्षेत्र जो आप कह सकते हैं कुमायूं की पहाड़ी से लेके गंगा, दक्षिण में गंगा, उत्तर में कुमायूं की पहाड़ी और दक्षिण में गंगा तक जो है इनका राज्य था। पश्चिमी यूपी, सहारनपुर, रामपुर, ये सब इसका क्षेत्र था। तो ये रोहिला खंड हुआ। अब है जाट राज्य। जैसे केरल राज्य में अगर मार्तंड वर्मा का उदय हुआ तो वहाँ पर मुगल साम्राज्य का कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप कह सकते हैं कि पहुँच नहीं था, नहीं के बराबर पहुँच था। और अभी जो हम लोग पढ़े मोहम्मद खां बंगस, तो मोहम्मद खां बंगस जो है कहीं ना कहीं मुगल शासक फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित करने में फर्रुखाबाद में सफल रहे। वहीं रोहिला खंड में जो अली मोहम्मद खां जो है नादिर शाह के आक्रमण का फ़ायदा उठाए और मुगल साम्राज्य जब कमज़ोर हुआ तो उस क्षेत्र में हिमालय की तराई में जो रामपुर का क्षेत्र है, आंवला का क्षेत्र है, बरेली का क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने अपना राज्य रोहिला खंड राज्य स्थापित किया। लेकिन जो जाट राज्य था इसका उदय का कहानी है कि औरंगजेब की नीति से ये काफ़ी गुस्साया रहता था। जाट रहते कहाँ थे तो आगरा में रहते थे, मथुरा में रहते थे और जयपुर में रहते थे। देखिए जाट मूलतः थे सिंध के रहने वाले, लेकिन जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो वो फिर वहाँ से जब भागे तो आगरा, मथुरा, जयपुर, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में बसे। ठीक, लेकिन जाट यहाँ जब वहाँ पर थे तो वो पशुपालक थे, लेकिन जब वो इस भारत के मुख्य क्षेत्र में आए तो वो कृषक समुदाय हो गए। वो जो है कृषक समुदाय हो गए। और 1669 में औरंगजेब जब मुगल बादशाह था तो मथुरा के पास एक जगह है तिलपत का जमींदार था गोकुला। उसने जो है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह पहला जाट विद्रोह था, गोकुला का विद्रोह 1669 में औरंगजेब के खिलाफ किया था, औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ किया था। उसके बाद 1685 में एक हुए राजा राम। जब आप आगरा में जाइएगा तो आगरा में एक जगह है सिकंदरा, और सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। सिकंदरा में क्या है? अकबर का मकबरा है। तो राजा राम ने क्या किया कि मकबरा से अकबर की हड्डी को निकाला और फिर से उसको हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम क्रियाक्रम किया। ये राजा राम ने किया। तो समझिए कि राजा राम कितना मुगल बादशाह से गुस्सा था कि वह इस तरीके का काम किया। ये 1685 में की बात है।
जाट राज का अगर संस्थापक देखिएगा तो पूरनमल था। अगर पूछा जाए जाट राज का संस्थापक कौन था तो पूरनमल था। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। लेकिन 1700 एडी में एक हुए चूड़ामन। ये कौन हुए? चूड़ामन। जाट 1700 एडी में चूड़ामन हुए। और चूड़ामन जो है वह क्या किया कि जो मुगल शासक था बहादुर शाह प्रथम, याद होगा आपको, बहादुर शाह प्रथम, मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम को सिख नेता बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में साथ दिया था। चूड़ामन ने सिख नेता बंदा बहादुर के खिलाफ मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। ये चूड़ामन के बारे में। चूड़ामन जो है 21 वर्षों तक शासन किया था। 1700 से लेकर 1721 तक शासन किया और इसने भरतपुर, डींग, कुम्हेर ये सब का किला बनाया। और इसी का चूड़ामन का ही भतीजा था बदन सिंह। बदन सिंह का समय है 1721 से लेकर 1756 एडी तक, 56 एडी तक, 17 बदन सिंह का समय हो गया। 1721 एडी से 1756 एडी तक बदन सिंह का समय था। देखिए चूड़ामन, जैसे पूरनमल जाट राज का संस्थापक था। मैंने आपको बताया कि जाट राज का संस्थापक कौन था तो पूरनमल। लेकिन जाट राज का वास्तविक संस्थापक कौन था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा चूड़ामन और बदन सिंह। दोनों कंबाइंड आपको देना पड़ेगा आंसर, और क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही आएगा। और नहीं तो बदन सिंह रहेगा तो चूड़ामन ऑप्शंस में नहीं रहेगा। और हो सकता है कि कंबाइंड में ही पूछ लिया जाए कि जाट राज का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चूड़ामन और बदन सिंह दोनों था। अगर सिर्फ बदन सिंह है तब आप बदन सिंह ही दीजिएगा। बदन सिंह जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया भारत पर तो बदन सिंह को राजा का उपाधि दिया। बदन सिंह को राजा का उपाधि दिया। किसने दिया? अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी आक्रमणकारी था, उसने जब भारत पर आक्रमण किया तो इसने जो है बदन सिंह को राजा का उपाधि दिया। और इसमें बदन सिंह में बाद में लोगों ने महेंद्र शब्द का भी जोड़ दिया। महेंद्र का भी अर्थ राजा ही होता है, तो राजा बदन सिंह जो है यह नाम पॉपुलर हो गया, या महेंद्र बदन सिंह। लेकिन यह टाइटल कौन दिया था? अहमद शाह अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने। देखिए चूड़ामन ने क्या किया था कि नादिर शाह के आक्रमण हुआ था तो मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो गया था। बदन सिंह जो काफी नादिर शाह के आक्रमण के बाद काफी कमजोर हो गया था मुगल साम्राज्य, तो आगरा और भरतपुर के क्षेत्रों में अपना मजबूत शासन इसने स्थापित किया। बदन सिंह के बाद एक इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं सूरजमल। सूरजमल का समय है 1756 से लेके 1763 तक। और इसने मुगल राजस्व व्यवस्था पर जाट राज्य का नींव रखा। जैसे मुगल अपना रेवेन्यू सिस्टम चलाते थे उसी प्रकार सूरजमल ने भी अपना जाट राज्य के लिए रेवेन्यू सिस्टम लाया, एक उन्नत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया। कहा जाता है कि सूरजमल ने जाट राज्य का विस्तार आगरा, दिल्ली उत्तर में था, दक्षिण में चंबल नदी तक था, पूर्व में गंगा नदी तक था, और पश्चिम में आ जाइएगा तो वो आगरा तक था। तो इतने बड़े राज्य का इसने विस्तार कर दिया था, जाट राज्य का। सूरजमल को जाट राज्य का अफलातून या प्लेटो भी कहा जाता है। जाट राज्य का अफलातून या प्लेटो भी कहा जाता है। 1763 में सूरजमल का मृत्यु हो गया और फिर से ये जो जाट थे ये लूटमार का काम करना शुरू कर दिए इस क्षेत्र में, और काफ़ी दिल्ली और आगरा के बीच में लूटमार का काम करते थे और काफ़ी डिस्टर्ब करते थे, क्योंकि इनके पास अब कोई खेती रह नहीं गया था और ये मजबूरी में लूटमार का ही काम करते थे। यह हो गया सूरजमल। सूरजमल के बाद जाट राज का बने राजा जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के बाद बने रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद बने कहार सिंह, और कहार सिंह के बाद राजा बने रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह के बाद राजा बने रणधीर सिंह।
सूरजमल के बाद कौन राजा बने जाटों का? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के बाद जाट का राजा बने रतन सिंह। रतन सिंह के बाद जाट का राजा बने कहार सिंह। और कहार सिंह के बाद जाट का राजा बने रंजीत सिंह। और उसके बाद फाइनली रणधीर सिंह बने। अंतिम जो राजा हुए वो रणधीर सिंह हुए। रणधीर सिंह ने क्या किया कि 1805 AD में गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड वेलेस्ली, रणधीर सिंह ने क्या किया कि 1805 AD में अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया और भरतपुर राज्य को अंग्रेजों का आश्रित बना दिया। उसी भरतपुर से नटवर सिंह भी जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के बहुत बड़े उत्तम नेता राजनेता थे। उनका संबंध, नटवर सिंह का संबंध भरतपुर परिवार से ही है। तो यही है आपका जाट राज्य के बारे में। जाट राज्य में अंतिम जो इंपॉर्टेंट राजा हुए सूरजमल हुए। सूरजमल के बाद कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं बन सके। जवाहर सिंह हुए, रतन सिंह हुए, कहार सिंह हुए, रंजीत सिंह हुए। अंतिम जो राजा हुए वो रंजीत सिंह हुए। और 1805 ईस्वी में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया और उसको अपना एक आश्रित राज्य के रूप में, मतलब अंग्रेजों के वे आश्रित हो गए। यही है आज का 3 राज्यों के बारे में मैंने चर्चा, एक तरह से 4 राज्यों के बारे में चर्चा किया। फर्रुखाबाद, रोहिलाखंड, जाट और केरल राज्य। और भी बहुत सारे राज्य हैं, हैदराबाद है, कर्नाटक है, अवध है, बंगाल है। ये सारे राज्यों का चर्चा हम एक बार, कर्नाटक है, आमेर का राज्य है, बहुत सारे राज्य हैं, वो मैं क्रमशः आपको पढ़ाऊँगा। आज का वीडियो जो है मुगल साम्राज्य के पतन और उसके बाद जो उसके कब्र पर जो राज्यों का उदय हुआ उसकी कहानी आज में शुरू हो रहा है। और फिर जो है उसी कब्र पर जो कुछ राज्य पनपेंगे मुगल साम्राज्य के कब्र पर, और फिर उस कब्र पर पनपे हुए राज्य को अंग्रेज जो है यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारी कंपनी बनकर आती है, वो हमारा राजनीतिक प्रमुख बन जाता है, हमारा भाग विधाता बन जाता है। यही जो है ये पूरे जो वीडियो जो अभी आज से शुरू हो रहा है, वही वीडियो का जो मूल मर्म है वो एक लाइन में यही है। आज इस नवीन स्वायत्त राज्य का ये पहला वीडियो है। कल हम जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट ही मेरे आप कह सकते हैं कि मेंटल टॉनिक देगा। वो मेंटल टॉनिक है, अगर कमेंट जितना कीजिएगा वो मेरे लिए टॉनिक का काम करेगा। धन्यवाद।